आप लोग को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। तब आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइए, ठीक है। और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है, वीडियो कैसा लग रहा है, एकदम क्लास वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए, जो इस लेक्चर में इतिहास का जो हम लोग अध्ययन करेंगे उससे पहले हम कुछ बात बताना चाहते हैं। इतिहास एक तथ्यात्मक विषय है और इस वजह से ये कुख्यात भी है, विख्यात नहीं है, कुख्यात है। और मुझे भी जहाँ तक याद आता है, ज़्यादातर मुझे भी जो टीचर मिले वो तथ्य रटाने में विश्वास रखते थे, जिसकी वजह से मेरा इतिहास विषय शुरू में थोड़ा गड़बड़ था। लेकिन जब हमने उसको स्वयं अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसको समझ के पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जब समझ के हम उसको कहानी की तरह लेने लगे तो इतिहास मुझे काफी रुचिकर लगने लगा, है ना। तो वैसे ही हम आप लोग को भी सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। बोर्ड पे केवल तथ्य लिख करके और उसका विश्लेषण करना एक अच्छे टीचर की निशानी नहीं है। हम गुरु हैं तो हमारा काम होता है कि भारी से भारी काम को सरल बना के आप लोग तक प्रस्तुत करें, ताकि आप लोगों को याद रखने में, समझने में दिक्कत ना हो। तो इस वजह से मुझे थोड़ी बहुत कहानी बनावटी भी बनानी पड़ती है, क्योंकि उसी माध्यम से आप लोग इतिहास विषय को याद रख पाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मध्यकालीन भारत का वीडियो भी बन रहा है। तो इस मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम लोग लास्ट वीडियो में महमूद गजनवी का अध्ययन किए थे। आज हम लोग जो है मोहम्मद गोरी का अध्ययन करेंगे, मोहम्मद गोरी का, है ना। तो एक बात यहाँ सबसे पहले यह जान लीजिए कि मोहम्मद गोरी भी एक तुर्की आक्रांता माना जाता है ना। यह भी एक तुर्की आक्रांता था, ठीक है ना। इसने जो भारत पर आक्रमण किया वो प्रथम आक्रमण था 1175 ईस्वी में। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ था 1027 ईस्वी में। मतलब 1027 ईस्वी के बाद जो अगला तुर्की आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी के द्वारा होता है। कब? 1175 ईस्वी में। तो उसके आक्रमण को जानने से पहले हम लोग जो है सबसे पहले मोहम्मद गोरी का थोड़ा जीवनी देखे, वो कहाँ का था, है ना, किस घराने से संबंधित था, उसने भारत पर ही क्यों आक्रमण किया, इसके बारे में हम लोग जानने का यहाँ प्रयास करेंगे, बिल्कुल कहानी की तरह। आप लोग बस वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए। तो जैसा कि इतिहासकारों ने बताया है कि मोहम्मद गोरी का जो संबंध था वो गौर प्रदेश से था। किस प्रदेश से? गौर प्रदेश से था। इसलिए गोरी के वंश को गौर वंश भी कहते हैं, ठीक है ना। या इसका एक और नाम आता है संसबनी वंश। ध्यान दीजिएगा, संसबनी वंश। यानी वंश की बात करें तो सबसे पहले यह क्लियर कर लीजिए, मोहम्मद गोरी का संबंध गौर वंश या संसबनी वंश से था, ठीक है ना। यह जो वंश था वो एक्चुअली गौर वंश का नाम इसके स्थान के आधार पर पड़ता है। गौर एक एरिया है। जैसे कि अगर हम आपको नक्शा में थोड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा पिक्चर जूम किया जाए, है ना। तो ये वाला जो भारत के उत्तर पश्चिम में देख रहे हैं ना, अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया में देख रहे हैं, ये गौर प्रदेश है, ये गजनी है। तो ये जो गौर प्रदेश है वो गजनी और हेरात के बीच में था, है ना। यह जो गौर प्रदेश है यह एक पहाड़ी एरिया था, पहाड़ी एरिया है ना। यहाँ के लोग कृषक थे, कृषि करते थे, साथ में अच्छे नस्ल के घोड़े पालते थे और साथ में ही अस्त्र शस्त्र भी काफी बनाते थे, जिनके वजह से इनका काफी नाम था। जब महमूद गजनवी का बात कर रहे हैं, जब महमूद गजनवी गजनी का शासक बना तो उसने जो है इस गौर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। समझ आया मेरी बात? मतलब ये गौर प्रदेश महमूद गजनवी के समय उसके अधिकार में आ गया। यहाँ एक चीज और आपको जानना है कि गजनी महमूद गजनवी जो था वो काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, शासक था, है कि नहीं है। तो उसने ना केवल भारत पे ही चढ़ाई किया था, बल्कि उसने अपने एरिया में भी काफी साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाई, जिसका परिणाम गौर प्रदेश पर उसका अधिकार था। और साथ ही गजनी के एक पड़ोसी था ख्वारिज्म। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, आगे तंग करेगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। उसने ख्वारिज्म पर भी अधिकार कर लिया।
गौरों पर भी अधिकार किया और ख्वारिज्म पर भी अधिकार किया। अगर कहा जाए तो ख्वारिज्म काफी शक्तिशाली थे, लेकिन महमूद गजनवी के आगे वो नतमस्तक हो गए। अब महमूद गजनवी ने जो है 1009-10 ईस्वी में जो है गौर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। महमूद गजनवी ने कब? 1009-10 ईस्वी में गौर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। माना जाता है इस प्रदेश के रहने वाले लोग पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध किस धर्म के? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और बौद्ध में भी यूपीएससी वाले ध्यान दे पूछे किस बौद्ध धर्म की किस शाखा के? तो महायान संप्रदाय से संबंधित यहाँ के लोग थे। महमूद गजनवी ने इस गौर पर अधिकार कर लिया और वहां पर मुस्लिम धर्म उपदेश देने वाले व्यक्तियों को नियुक्त कर वहां पूरे गौर प्रदेश का एक तरह से इस्लामीकरण कर दिया। ठीक है। और इस प्रकार महमूद गजनवी जब तक जिंदा रहा गौर प्रदेश उसके अधीन रहा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वह महमूद गजनवी के इतना योग्य नहीं है। मतलब उनके दुर्बल उत्तराधिकारियों के शासन काल में गौर प्रदेश और साथ ही आसपास का जो भी क्षेत्र महमूद गजनवी ने जीता था वहां पे उथल पुथल मच जाती है और सभी छोटे छोटे क्षेत्र जो है अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए बेचैन हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। इस वजह से जो है गौर प्रदेश में भी जो है वहां पर जो संस्वनित लोग थे वो लोग भी अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम अब ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन एक नाम आपको हम बताते चलेंगे, अलाउद्दीन हुसैन शाह। इनका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है ना। ये संस्वनी वंश से संबंधित व्यक्ति हैं, गौर वंश से संबंधित व्यक्ति हैं। ऐसा माना जाता है कि गजनी के शासक ने इनके भाई की हत्या कर दी थी। फलतः ये अलाउद्दीन हुसैन शाह ने जो है ना उन्होंने जो क्या किया, गजनी पर आक्रमण करके पूरे गजनी को जला दिया था, त्राहिमाम मचा दिया था, लूटपाट मचा दिया था। इसी कारण इतिहास में इनको एक उपाधि दिया गया है, जहान सोज, माने विश्व दाहक। क्या नाम दिया गया है? विश्व दाहक, माने पूरे विश्व को जलाने वाला। तो एक सवाल बनता है यहाँ पर पीटी का, उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि अलाउद्दीन हुसैन शाह को जहान सोज की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तो देखते हैं 1163 ईस्वी के आसपास, ठीक है ना, गियासुद्दीन जो है वो मेनली गजनी से अपने आप को आजाद कर लिया और गौर प्रदेश में एक स्वतंत्र राज्य विधिवत रूप से स्थापित किया। कौन? गियासुद्दीन मुहम्मद पूरा नाम है। इनका छोटा भाई था सिहाबुद्दीन। इस सिहाबुद्दीन ने जो है वो गजनी पर आक्रमण करके गजनी को जीत लिया। फलतः बड़े भाई गियासुद्दीन ने सिहाबुद्दीन को गजनी का प्रदेश दे दिया कि तुम यहाँ का शासन संभालो, और वो खुद जो है कहाँ का? गौर प्रदेश का शासन करने लगे। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि महमूद गजनवी के दुर्बल उत्तराधिकारियों के शासन काल में ख्वारिज्म जो वंश के लोग थे वे लोग भी अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता को स्थापित कर लिए। ठीक है ना। तो एक टकराव सा स्थिति हो गया किसके बीच में? ख्वारिज्म और गौर वंश के लोगों के बीच में, जिसके वजह से क्या हुआ कि सिहाबुद्दीन साहब जो है गजनी पर अपना अधिकार करके उसको बनाकर रखने में ही उनको काफी कठिनाई हुई, है ना। इसी बीच जब नक्शा पे आते हैं तो यहाँ देखिए गौर है, ये गजनी है, ये ख्वारिज्म का एरिया है। अब ये सब लोग गजनी का अधिकार हो गया गियासुद्दीन के छोटे भाई सिहाबुद्दीन को, ठीक है ना। अब ये गौर प्रदेश जो था
वो था शहाबुद्दीन के बड़े भाई यानी गियासुद्दीन के अधिकार में। तो ये भी चाह रहे थे खुरासान पर अधिकार करना और ख्वारिज्म भी चाह रहा था। फाइनली इसमें विजय ख्वारिज्म के लोगों को होती है और खुरासान पर ख्वारिज्म का अधिकार होता है। अब आप ये बताइए कि गजनी गौर को छोड़कर अगर पश्चिम में मोहम्मद गोरी बढ़ना चाहता तो ख्वारिज्म उसको बढ़ने देते? नहीं बढ़ने देते। इसी कारण से मोहम्मद गोरी ने अपना ध्यान जो है पूर्व की ओर यानी भारतीय प्रदेश की ओर केंद्रित किया। पश्चिम की ओर उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि पश्चिम में उससे भी बड़ी शक्ति ख्वारिज्म की थी। इसी वजह से मोहम्मद गोरी का ध्यान पूरा किधर आ गया? उत्तर भारत की ओर आ गया। अब यहां ध्यान दीजिए, मोहम्मद गोरी का नाम के बारे में भी सवाल आता है, ध्यान से इसको सुनिएगा। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। इसका ये सही नाम यही है। हम लोग मोहम्मद गोरी जो बोलते हैं ये संक्षेप नाम है, या परीक्षा में यह भी हो सकता है शहाबुद्दीन, जैसा कि बताया ना गियासुद्दीन, उसका छोटा भाई शहाबुद्दीन, ठीक है ना। तो शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है, या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ये जो भी शब्द मिलेंगे आपको समझना है ये मोहम्मद गोरी से ही संबंधित है। और इनका वंश यदि पूछे तो संसबनी वंश, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, या गौर वंश, ठीक है, गौर प्रदेश के नाम पर इनके वंश का भी नाम आता है। तो जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गियासुद्दीन जब गौर प्रदेश का राजा बना तो उसी के समय में शहाबुद्दीन जो है गजनी पर अधिकार कर लिया, है ना। तो उस गियासुद्दीन ने शहाबुद्दीन को वहां का शासक मान लिया। तो शहाबुद्दीन ने गजनी पर अधिकार जो किया था वो 1173 ईस्वी में किया था, ठीक है। उसके बाद उसका ध्यान पश्चिम की ओर नहीं जा सकता था, क्यों? क्योंकि ख्वारिज्म उसके लिए बाधा थे। तो उसका ध्यान किधर जाएगा? पूरब की ओर। और पूरब में कौन प्रदेश पड़ता है? हम लोग का भारत पड़ता था, है ना। इसीलिए उसने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। थोड़ा सा कारण को हम लोग और संक्षेप में समझे कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर क्यों आक्रमण किया। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि वह एक महत्वाकांक्षी शासक था, है कि नहीं है ना। वो अपने दूसरा साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, क्योंकि पश्चिम में ख्वारिज्म शासक उसके लिए बाधा थे, तो पश्चिम में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पूरब की ओर ध्यान दिया। तीसरा कर सकते धर्म प्रचार, बिल्कुल नवीन धर्म था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात धन की लालसा, है कि नहीं। तो इन्हीं सब कारणों से मोहम्मद गोरी ने जो है भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। और उसका जो पहला आक्रमण होता है आप सबको पता होना चाहिए 1175 ईस्वी में। यहां पे हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि 1175 ईस्वी में गोरी का पहला आक्रमण और 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण। मतलब इतना लगभग अगर हम इसको काउंट करें तो 148 वर्ष आएगा। तो इतने समय में क्या भारत के राजा महाराजा लोग जो थे उन लोगों को कोई सबक नहीं मिला था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण से, महमूद गजनवी के भारत को लूटने से यहाँ के राजा महाराजा लोगों को कोई सबक नहीं मिला। भारत गुलाम हुआ है अगर जब या भारत को लूटा गया है, उसका एक ही कारण है कि हम लोगों का आपसी जो है संबंध सही नहीं होना, आपसी मतभेद। इसी वजह से भारत को लूटा गया है या भारत को फिर गुलाम बनाया गया है। तो इन 148 वर्षों में भारतीय शासकों ने यह कभी भी नहीं सोचा कि अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो फिर कोई विदेशी आक्रांता हम लोग पर आक्रमण करके हम लोग के राज्य को बर्बाद कर सकता है, हम लोग के धन संपत्ति को लूट सकता है। आखिर 1175 ईस्वी से जो मोहम्मद गोरी का आक्रमण शुरू होता है और एक तरह से तुर्की साम्राज्य को भारत में स्थापित करने वाला अगर शासक परीक्षा में पूछता है तुर्क साम्राज्य को भारत में स्थापित किसने किया, तो उसका जवाब बिल्कुल मोहम्मद गोरी सही है। महमूद गजनवी एक लुटेरा था,
वो भारत का कभी भी साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास ही नहीं किया, वो गजनी का राजा था। इसलिए यहां पर आपका सही जवाब होगा तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद गोरी था। तो मोहम्मद गोरी जो 148 वर्ष बाद गजनवी के आक्रमण के 148 वर्ष बाद आक्रमण किया, और उस समय तथाकथित इतने प्रसिद्ध राजा थे पृथ्वीराज, जयचंद, बघेल भीम। ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग आपस में दुश्मनी कर रहे थे, सब एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहा था, एक दूसरे का राज्य हड़पना चाह रहा था। इसीलिए एक सच्चाई तो यह है कि ये तीनों इंतजार कर रहे थे कि कोई आए और होकरा के मार दे कि हम शक्तिशाली हो जाएं। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीका से मोहम्मद गोरी ने जो है भारत पर जब आक्रमण किया, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत जो है राजनीतिक रूप से उतना मजबूत नहीं था। भारतीय लोगों में एकता की भावना, यहाँ के राजा महाराजाओं में कोई एकता की भावना नहीं थी। इस वजह से मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसने सर्वप्रथम अपने एरिया के जस्ट पड़ोस में पड़ता था मुल्तान, वहां पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके इसने इसको बड़ी सरलता से जीत लिया। मुल्तान से वो सीधा जो है, अगर यहां देखे तो वो गुजरात पर, नक्शा में देखिएगा तो गुजरात पर वो आक्रमण करने की योजना बना ली, और उसने जो है 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण कर दिया। उस समय गुजरात का शासक था बघेल भीम या भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, है ना? तो ये गुजरात के उस समय शासक थे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये बघेल भीम, ये भीम द्वितीय जो था ना, ये अभी अल्प वयस्क था। इस वजह से शासन सत्ता पर पूरा एक तरह से अधिकार था इनकी माता का, जिनका नाम था नायिका देवी, जो एक विधवा थी। मतलब इनके पति मर चुके थे, बघेल भीम के पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। समझे? नायिका देवी काफी योग्य महिला थी। ध्यान दीजिएगा, अगर बघेल भीम का वंश का बात करें तो ये लोग जो है ना चालुक्य वंश से संबंधित व्यक्ति लोग हैं, राजा है लोग, और इनकी राजधानी जो थी वो थी कहां? अनहिलवाड़ या पाटन। चालुक्य वंश की राजधानी कहां थी? अनहिलवाड़ या पाटन में थी। ठीक है, और ये काफी एक तरह से कहें तो ये शक्तिशाली क्षेत्र था। ऐसा माना जाता है कि एक बार इन लोगों ने जो है क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज को भी हराया है। ठीक है, तो इस तरह से जब मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, बघेल भीम पर या गुजरात पर आक्रमण किया, तो उसे मुंह खानी पड़ी, माने मोहम्मद गोरी की हार हो गई, बघेल भीम की विजय हुई। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, तो बघेल भीम ने जो है अजमेर के शासक पृथ्वीराज से मदद मांगी थी। यह बात हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि भारत काहे लुटाया, काहे गुलाम हुआ, लेकिन पृथ्वीराज ने मदद करने से इनकार कर दिया। यहां पर एक बात और आप जानिए कि इस समय 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज की आयु मात्र 12 वर्ष की थी। समझे? तो उसका तो कुछ खास क्षमता नहीं था। उसके मंत्रियों ने सलाह दिया कि ना हमारे पड़ोसी है, अगर मजबूत हो जाई तो फिर हमनी के दिक्कत हुई, ऐसे करे को मदद ना कर दे, आक्रमण कइल वो अपने हाथ कमजोर हो जाई, ओकरा बाद हमनी का अधिकार कर लिए। तो जो भी कारण रहा हो, यहाँ पर आपको स्पष्ट भारत के गुलाम होने, भारत के लुटाने का बात पता चल रहा होगा, है कि नहीं? तो अगर वो मदद कर देता पृथ्वीराज गुजरात के शासक बघेल भीम को, तो आप ये बताइए हारना तो तय था मोहम्मद गोरी का, तो वहां से सीधे रिटर्न भागता कि नहीं भागता? लेकिन हुआ क्या, जब गुजरात से वो हार गया भीम ये मोहम्मद गोरी, तो वो उसका सोचा कि भाई अब हम लोग जो है गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
तो उसने जो है अपनी पूरी योजना को परिवर्तित कर दी। सबसे पहले उसने, अगर देखें पंजाब वाले साइड में, तो पंजाब में उस समय गजनी वंश से संबंधित मलिक खुसरो, या इसका एक और नाम मिलता है खुसरो शाह का शासक था। मतलब महमूद गजनवी पंजाब पर अधिकार किया था ना, तो उसे मतलब अपने लोगों को वहां नियुक्त किया था, जो क्रम चलते चलते वहीं आ रहा था, यानी पंजाब पर गजनी का अधिकार था। अब आप ये बताइए कि वर्तमान में मतलब 1178 ईस्वी के आसपास में गजनी किसका राज्य था? तो मोहम्मद गोरी का। तो पंजाब किसका हुआ? मोहम्मद गोरी का। इस नाते जब गुजरात से हारा मोहम्मद गोरी, तो उसने सोचा कि हम पंजाब पर अधिकार कर ले। उसने मलिक खुसरो को कहा तुम शासन सत्ता त्याग दो, लेकिन मलिक खुसरो नहीं माना। इसीलिए मोहम्मद गोरी ने 1191-92 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण करके मलिक खुसरो को परास्त कर दिया, और उसके बाद उसने जो है पंजाब पर अधिकार कर लिया। अब जैसे उसने पंजाब पर अधिकार कर लिया, तो मोहम्मद गोरी की सीमा जो है किससे? अजमेर और दिल्ली से छूने लगी। और इस समय अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश के थे, इसलिए उनके नाम में जोड़ दिया जाता है यह पृथ्वीराज तृतीय। तो अब हम लोग पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद आक्रमण की कहानी को समझेंगे। पृथ्वीराज तृतीय जो था वो 1177 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। उस समय उसकी आयु कितनी थी? मात्र 11 वर्ष की थी। मतलब 11 वर्ष की अवस्था में वह सिंहासन पर बैठ गया था। पृथ्वीराज काफी छोटा रहा, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पर अवश्य बैठा, लेकिन 16 वर्ष का जब हुआ ना, उसके बाद उसने जो है शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू किया। ऐसे बना तो शासक 11 वर्ष की उम्र में, लेकिन जब वह 16 वर्ष का हुआ तब उसने शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू किया। मोहम्मद गोरी के आक्रमण से पहले, यानी कि मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध करने से पहले पृथ्वीराज ने कई क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया था। जैसे आपको बताया है पीछे अभी थोड़ी देर पहले कि उसने जो है गुजरात पर आक्रमण किया, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। लेकिन उसने चंदेलों पर भी आक्रमण किया था, और जो चंदेल पर आक्रमण किया था ना, उसमें एक बहुत फेमस नाम आता है अल्लाह उद्दल। अल्लाह उद्दल बड़ी वीरता के साथ ये चंदेल लोग लड़े थे, समझे, जिसमें अल्लाह उद्दल वीरता के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया था। लेकिन इतिहास प्रसिद्ध हो गया है अल्लाह उद्दल। इनके नाम की जो चर्चा है ना, वो दो महाकाव्यों से मिलती है, एक पृथ्वीराज रासो से और एक अल्लाह खंड नामक हिंदी महाकाव्य से इनके बारे में चर्चा मिलती है। ठीक है, तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के आमना सामना होने से पहले पृथ्वीराज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उसने चंदेलों पर आक्रमण किया था, उसने गुजरात के चालुक्य वंश पर भी आक्रमण किया था। तो अब आप बताइए कि पृथ्वीराज का जो अजमेर का राज्य था वो बगल के गुजरात के राज्य से सुरक्षित था क्या? वो तो इसी से असुरक्षित था। ये मदद ही कहां से करता है ना। और अजमेर का जो क्षेत्र था वो दिल्ली तक था। अब यहाँ थोड़ा सा और जानना है कि दिल्ली पर आखिर उसका अधिकार कैसे हुआ। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली जो था उसके नाना जी के अधिकार में था। अब मैंने पृथ्वीराज के कोनो मामा उमा नहीं था, इसीलिए उसके नाना जी जो है ना, अजमेर के राजा पृथ्वीराज को ही अपना राज्य दे दिए। जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, पृथ्वीराज ने दिल्ली पर तोमरों का वंश शासन था, उनको परास्त करके दिल्ली पर अधिकार किया। जो भी रहा हो, मतलब पृथ्वीराज का अधिकार अजमेर और दिल्ली पर दोनों जगहों पर था। तो इधर से अगर बॉर्डर लाइन देखा जाए तो इसका गुजरात का सीमा अजमेर से टच कर रहा है, इधर से देखा जाए तो कन्नौज का सीमा टच कर रहा है। और कन्नौज में उस समय जो था गढ़वाल
वंश के राजा जयचंद्र का शासन था। ये जयचंद्र हुए है संयोगिता के बाबूजी, संयोगिता है ना, एक महान रूपवती स्त्री संयोगिता, जिनका आंख लड़ गया था किससे, पृथ्वीराज से, प्रेम हो गया था। लेकिन जयचंद्र किसी कीमत पर पृथ्वीराज से संयोगिता का शादी नहीं कराना चाह रहा था। इसलिए जयचंद्र ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। लेकिन पृथ्वीराज की उम्र तो सुनिए रहे हैं, एकदम दीवाना हो गया था, आपसे भी बेहतर, है ना। तो इस तरह से उसने क्या किया कि उस जो स्वयंवर का आयोजन हुआ था, उस स्वयंवर में ही वो चला गया और जा करके संयोगिता का अपहरण कर लिया, घोड़ा पर बैठाया, लेके भाग आया। इस तरह से ये जो है पृथ्वीराज कनौज से भी अपना संबंध खराब कर लिया था, है कि नहीं है। जयचंद्र ने अटैक किया था, ऐसा नहीं है, उसकी बेटी को लेकर भागा, उसके बाद अटैक किया, लेकिन पृथ्वीराज के आगे जयचंद्र कुछ नहीं था। पृथ्वीराज जो है जयचंद्र को परास्त कर दिया था। तो आप बताइए, जयचंद्र कभी चाहेगा कि पृथ्वीराज जिंदा रहे और पृथ्वीराज की मदद करेगा? दोनों के बीच कभी भी मित्रता हो सकती है, यानी कि बेटिए के लेकर भाग गई लोग, है ना। तो हमनी के इतिहास तो ये था, इसी तो वजह से भारत गुलाम हुआ, भारत को लूटा गया है। हम यहाँ यह बात इसलिए बार बार बताना चाह रहे हैं क्योंकि भारत के पास संसाधन, भारत के पास जो है मानवीय शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग आपसी वैमनस्यता में जो है अपने देश को, अपने समाज परिवार सबको बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो पृथ्वीराज का जो राज्य था वो दोनों ओर से एक तरह से दुश्मनों से घिरा हुआ था, है कि नहीं है। इसी बीच 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो है दिल्ली पर यानी पृथ्वीराज पर अटैक कर देता है। लेकिन पृथ्वीराज भी कोई कमजोर शासक नहीं था। यह आक्रमण जो हुआ इसके राज्य पर, तो अजमेर से लगभग 13-14 मील दूर एक जगह है तराइन। इसी तराइन के मैदान में जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच एक भयंकर संघर्ष होती है। और इस संघर्ष में पृथ्वीराज का एक भाई भी था, जिसका नाम था गोविंद राज, और उनका पृथ्वीराज के एक सेनापति थे जिनका नाम था खांडे राव और गोविंद राज। तो गोविंद राज जो हैं वो पृथ्वीराज के भाई हैं और खांडे राव इनके सेनापति हैं। इन दोनों के मदद से पृथ्वीराज जो है तराइन के मैदान में जो प्रथम युद्ध गोरी के साथ हो रहा था उसमें वह विजय हासिल किया, यानी गोरी की परास्त हो गई, गोरी हार गया और वो वहां से फिर रिटर्न चला गया गजनी। इधर ये लोग सोचा अब तो हम विश्व विजेता हो गए, यानी कि रास लीला में खो गया। लेकिन गोरी एक स्वाभिमानी शासक था, एक महत्वाकांक्षी शासक था, एक साम्राज्य विस्तारवादी शासक था। वो अपने आप को अपमानित महसूस किया, कहा कि जब तक हम दिल्ली को नहीं जीतेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। और वो गजनी जाकर फिर से सेना, एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। इधर पृथ्वीराज वही जिन हमने के पीटी के रिजल्ट निकल जाला, ओकरा बाद जशन शुरू, मेंस में गए ढोलक बजाता, कितना लोग मेंस ले पर बर्दाश्त करी, इंटरव्यू में ढोलक बजा ली। तो उससे फायदा का, जब तक पूर्ण विजय हासिल ना हो जाए, जब तक दुश्मन का किला एकदम से नाबूद ना कर दिया जाए, तब तक ऐसो आराम खुशी नहीं मनाना चाहिए। बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि आगे जब हम आपको बताएंगे तो सिराजुद्दौला के बारे में कि भारत पर अंग्रेज, यही महत्वपूर्ण घटना है, यही से लिंक आपको करना है। तराइन के प्रथम युद्ध में जिस तरीके से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया, अगर द्वितीय युद्ध में भी परास्त कर देता तो भारत पर कभी भी मुस्लिम राजाओं का शासन नहीं होता। उधर अगर हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला यदि जिस तरीके से खदेड़ दिया था उल्टा बंगाल की खाड़ी में ईस्ट इंडिया कंपनी को,
और आके लगा जश्न बनाने। लेकिन वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फिर ब्रिटेन से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाता है और रॉबर्ट क्लाइव ने एक बृहद सेना तैयार करके सिराजुद्दौला पर अटैक करता है और प्लासी के मैदान में जो युद्ध होता है उसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और भारत एक तरह से भारत की गुलामी का बीजारोपण होता है। उसी तरीके से यहां भी आपको समझना है 1191 ईस्वी एक महान वर्ष है, लेकिन 1192 ईस्वी जो है वो एकदम महाभारत के लिए समझिए कि भारतीय शासन व्यवस्था का, भारतीय लोगों के शासन व्यवस्था का एक अंत का अध्याय शुरू होता है। तो 1192 ईस्वी में होता क्या है, मोहम्मद गोरी फिर से पृथ्वीराज के राज्य पर आक्रमण करता है और तराइन के मैदान में दोनों की सेनाएं एकत्रित होती है। यहाँ ध्यान रखना है मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी के साथ आया था, जबकि पृथ्वीराज तो ऐशो आराम में डूबा हुआ था। अचानक से वो सारे सेनाओं को आज्ञा देता है, तराइन के मैदान में युद्ध शुरू होता है और युद्ध शुरू होते ही उसका महान सेनापति, अभी आपको नाम बताया है, खांडेराव की मृत्यु हो जाती है। खांडेराव को मार देता है सब। अब जैसे खबर मिलता है हाथी पर बैठा पृथ्वीराज, खबर मिला खांडेराव मर गया, सेना भाग रहा है, मतलब एकदम से अस्त व्यस्त का स्थिति हो गया, कोई उपाय नहीं देखा। तो पृथ्वीराज घोड़े से क्या बोलते हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हुआ और वहां से वो भागा, लेकिन सरस्वती नदी के तट पर उसे पकड़ लिया गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ इसको लेकर के थोड़ा इतिहास में विवाद है। जैसे कि एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है हसन निजामी, ये मानते हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को परास्त करके अजमेर का शासन फिर से उसको दे दिया। हसन निजामी का मानना है कि पृथ्वीराज ने जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को परास्त करके उसका राज्य उसे फिर से दे दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब पृथ्वीराज गोरी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था तब उसे मोहम्मद गोरी ने मारा। जबकि एक इससे अलग विचार है इनका, क्या नाम है, मिनहाज उस सिराज का, मिनहाज उस सिराज का। ये कहते हैं कि ना तराइन के द्वितीय युद्ध में ही जैसे क्या बोलते हैं पृथ्वीराज हारा, उसके साथ उसका वध कर दिया गया। जो भी हो पृथ्वीराज का अंत हो जाता है और इस तरह से एक महत्वपूर्ण प्रदेश दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का एक तरह से अधिकार हो जाता है और वह दिल्ली का शासन भार जो है अपने सेवक, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन को सौंप कर वो फिर गजनी लौट जाता है। लेकिन यह बिंदु ध्यान देना है, जैसे ही दिल्ली पर अधिकार होता है उसका बॉर्डर एरिया कौन है, कन्नौज है। यह वही कन्नौज है इसका राजा जयचंद्र है। और कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज ने जयचंद से मदद मांगी थी, लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज का मदद नहीं किया। जयचंद को लगा कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को मार के चल जाएगा, हम तो उसके राज्य पर अधिकार कर लेंगे। लेकिन मोहम्मद गोरी एक महत्वाकांक्षी शासक था, उसको अपना साम्राज्य विस्तार करने का ठान लिया था, तो फिर कन्नौज कैसे अछूता रह जाता। इसीलिए उसका अगला निशाना कौन बना, कन्नौज। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज राज्य पर आक्रमण कर दिया और चंदावर नामक स्थान पर दोनों सेना, मतलब दोनों का मतलब क्या समझे, जयचंद और मोहम्मद गोरी की सेनाओं के बीच एक भीषण भिड़ंत हुई। इतिहासकार बताते हैं जयचंद मोहम्मद गोरी से काफी शक्तिशाली सिद्ध हो रहा था, लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जयचंद लड़ाई के दौरान उसकी आंख में तीर लग जाती है और वह हाथी से गिरकर मर जाता है। इस तरह इतिहास में यह युद्ध चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अब यहां ध्यान देना है। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी क्या था, आता था महत्वपूर्ण लड़ाई लड़के और अपने गुलाम दास, अपने सेवक को हवाले छोड़ के चला जाता था। कन्नौज के बाद मोहम्मद गोरी ने प्रत्यक्ष रूप से कोई आक्रमण नहीं किया है। वह दिल्ली का प्रभार दे रखा था कुतुबुद्दीन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसके बारे में अगला हम वीडियो बनाएंगे तो विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है ना।
और कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी दोनों में से कोई यह नहीं सोचा था कि वो लोग आगे बढ़ के बिहार और बंगाल पर भी अधिकार करेंगे, लेकिन यह मोहम्मद गोरी का भाग्य था कि उसे एक से एक बढ़कर सेनापति और सेवक मिले थे। मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। थोड़ा बड़ा नाम है, लिखते हैं पहले बोर्ड पर, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है ना। इसने जो है बिहार पर 1202-3 में आक्रमण कर दिया। आखिर वो आक्रमण क्यों नहीं करता? बिहार उस समय बंगाल के अधीन था और बंगाल में सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन का शासन था। यह जो था बिल्कुल जवान था लेकिन महा आलसी था, अघोरी था, महल में दिन रात सूतल रहता था। ऐसी परिस्थिति में ये बख्तियार खिलजी ने 1202-3 ईस्वी में, उस समय बिहार की राजधानी उदंतपुरी थी, उदंतपुरी पर आक्रमण करके उदंतपुरी को, एक तरह से बौद्ध विहार स्थल था, ये सबको नष्ट कर दिया। उसने जो है इसी क्रम में क्या बोलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय सबको नष्ट किया। किसने? बख्तियार खिलजी ने 1202-3 ईस्वी में। इतनी सरलता से उसने बिहार को जीत लिया और काफी उसको धन भी प्राप्त हुआ, तो उसका मनोबल और बढ़ गया। वो सोचा अब बिहार को जीतिए लिए हैं तो काहे ना बंगाल पर अटैक कर दे। उसने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। जानता था बंगाल का शासक जो है लक्ष्मण सेन महाआलसी है, उसको सारा खबर था, फिर भी वो तैयार नहीं हो रहा था, अपने सेनाओं को आज्ञा नहीं दिया हुआ था, आराम से महल में सोया हुआ था। ऐसी परिस्थिति में जो ये है बख्तियार खिलजी, उसने एक बृहद सेना तैयार की और चल दिया बंगाल की ओर। लेकिन यहाँ उसने कूटनीति का सहारा लिया, सेना को कह दिया तुम लोग पीछे से आओ, और मात्र 18 घुड़सवार लेकर के वह जो है ये क्या बोलते हैं महल की ओर आगे बढ़ा व्यापारिक वेशभूषा में। मैंने ऐसा लग रहा था व्यापारियों का एक दल जा रहा है, जिसके वजह से उसको कोई रोक टोक नहीं किए, समझे। तो ऐसे परिस्थिति में वो महल तक पहुंच गया और महल पर अटैक कर दिया। उस समय लक्ष्मण सेन अपने परिवार, अपने पत्नी बच्चों के साथ भोजन कर रहा था, और जैसे महल पर अटैक हुआ, सारा खाना पीना, मेहरारू, बाल बच्चा सब छोड़ कर पीछे से भाग गया। इस तरह से बख्तियार खिलजी ने जो है बंगाल को भी जी भर के लूटा। तो ये था मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण, ठीक है। अब हम लोग मोहम्मद गोरी से संबंधित कुछ और बातें हैं उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो गोरी से संबंधित कुछ अन्य तथ्य में देखते हैं। सबसे पहले गोरी की मृत्यु के बारे में जान लीजिए। गोरी का अंतिम जो मुकाबला होता है वो 1205 ईस्वी में खोखरो के साथ होता है, और वहीं खोखरो को वो परास्त करके, खोखरो से जब वो लड़ाई लड़ रहा था ना, तो खोखरो को तो उसने परास्त कर दिया, लेकिन उसमें वो घायल हो गया, जिसके वजह से वो गजनी जा रहा था, तो रास्ते में ही एक दमचक नामक स्थान है, वहीं पर उसकी मृत्यु जो है 15 मार्च 1206 ईस्वी को हो जाती है। ध्यान रखिएगा कहां पर? दमचक में। और कब? 15 मार्च 1206 ईस्वी को। गोरी का अंतिम मुकाबला किसके साथ होता है? खोखरो के साथ, ठीक है। दूसरा तथ्य इंपॉर्टेंट यह है, गोरी का जो सिक्का था ना, उसके सिक्कों पर एक और कलीमा खुदा हुआ रहता था। कलीमा का मतलब होता है कुरान की आयतें, तो दूसरी ओर मोस्ट VVI लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी, है ना। तो गोरी के सिक्कों पर एक और क्या था? कलीमा, और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति। और तीसरा मोस्ट VVI मोहम्मद गोरी के साथ प्रसिद्ध संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती,
है ना, भारत आए थे और यही जो है चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। यानी भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोइनुद्दीन मोहम्मद चिश्ती। चलिए, तो इस तरह से गोरी का अध्याय अब समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे गोरी का उत्तराधिकारी कौन था। जैसा आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक था बिल्कुल भारत में, तो हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको रिवीजन कराते चले कि ध्यान दीजिए, भारत सवाल बहुत यहाँ घुमा के आता है, तो बहुत से लोगों को लगता है हमें जानकारी है लेकिन परीक्षा में कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम बताते हैं आपको, सवाल पूछेगा कि भारत और प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो आपको जवाब देना है अरबियों ने किया, है ना। दूसरा सवाल है, भारत पर प्रथम मुस्लिम, है ना, आक्रांता व्यक्ति कौन था? आक्रांता व्यक्ति या भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो जैसा कि हम आपको बताएं, यहां पर सफल असफल, तो जवाब सफल का ही देना होता है। किंतु यदि असफल आक्रमण पूछे तो बिल्कुल 636 ईस्वी में, हम फिर कह रहे हैं, अरबियों ने प्रथम आक्रमण किया था मुंबई के थाने पर, लेकिन वह एक असफल आक्रमण था। दूसरा आक्रमण हुआ था उबैदुल्ला के नेतृत्व में, और तीसरा जो सफल आक्रमण हुआ था, वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। 711 में चला था और 12 में उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो प्रथम मुस्लिम आक्रांता व्यक्ति जो है, जनरली यही सवाल आता है, इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। उसके बाद अब आते हैं तुर्कियों में। तो तुर्कियों में प्रथम आक्रांता कौन था? तो तुर्कियों में प्रथम आक्रांता सुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी के पिताजी सुबुक्तगीन थे, है ना। और उसके बाद गजनवी ने जो है भारत पर आक्रमण किया, लेकिन गजनवी जो है भारत में इस्लामिक राज्य को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। इस्लामिक राज्य को अगर पूछता है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था, मुस्लिम राज्य का संस्थापक, तो आपका जवाब होगा मोहम्मद गोरी। एक और चीज, थोड़ा आगे का चीज है लेकिन इससे तुलना करते हुए अध्ययन करते चले। मुस्लिम राज्य का संस्थापक गोरी, प्रथम मुस्लिम शासक, है ना, तो कुतुबुद्दीन है वो, ठीक है। वही सवाल पूछ दे, प्रथम मुस्लिम सुल्तान, अलग सवाल है सुल्तान, तो प्रथम मुस्लिम सुल्तान का नाम दीजिएगा इल्तुतमिश। क्यों होगा, कैसे होगा, हम लोग आगे के वीडियो में जब कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश की चर्चा करेंगे तो वहां पे हम आपको इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन बैंक का भी चर्चा कीजिए। जैसे ये खत्म होगा हम क्वेश्चन बैंक पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और ध्यान से प्लीज थोड़ा सा आप हमको भी प्रोत्साहित करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।